नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। मैं तुम्हारा अपना अजीत सर और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो तुम्हारी नींद उड़ा सकता है, तुम्हें सोचने पर मजबूर कर सकता है और हाँ, तुम्हारे नंबर भी बढ़ा सकता है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि तुम्हारी जेब में जो 100 रुपए का नोट है उसकी असली कीमत क्या है? या फिर क्यों कभी-कभी एक समोसा 10 रुपए का मिलता है और कभी 15 का? अरे ये तो वही बात हो गई कि पहले बचपन का प्यार हर जगह बचता था और अब ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 सेमेस्टर 4 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करेंगे, मनी, बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन। ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। सोचो, जब दूध और पेट्रोल के दाम एक साथ बढ़ते हैं तो तुम्हें लगता होगा, अरे यार, ये क्या हो रहा है? इस ये क्या हो रहा है का जवाब तुम्हें आज मिलेगा। तुम समझोगे कि कैसे कीमतें तय होती हैं, तुम्हारी इनकम पर क्या फर्क पड़ता है, जॉब्स कैसे मिलती हैं, बिजनेस कैसे चलता है और सरकार की नीतियां हमें कैसे प्रभावित करती हैं। तो चलो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स की उड़ान भरने वाले हैं हम। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, अगर आज से 200 साल पहले तुम्हें कोई चीज खरीदनी होती तो कैसे खरीदते? सर, रुपए से? अरे नहीं मेरे लाल, तब रुपए कहाँ थे। तब तो वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम चलती थी। मतलब अगर तुम्हें गेहूं चाहिए और मेरे पास गेहूं है, तुम्हें चावल चाहिए और मेरे पास चावल है, तो हम आपस में अदला बदली कर लेंगे। पर इसमें कितनी दिक्कत थी सोचो, मुझे गेहूं चाहिए, तुम्हें चावल चाहिए, पर मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो और जिसे गेहूं चाहिए हो। ये तो वही बात हो गई कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और मुझे पता ही नहीं कि तुम कौन से सब्जेक्ट में फेल होने वाले हो। तो बच्चों, इस मुश्किल को दूर करने के लिए आया हमारा हीरो, पैसा। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या धातु का सिक्का नहीं है। ये वो जादू है जो हमारी रोजमर्रा की शॉपिंग, हमारी सेविंग, हमारे बैंकिंग और यहाँ तक कि सरकार के बड़े बड़े फैसलों को भी प्रभावित करता है। जब बाजार में कोई चीज कम होती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं, है ना? जैसे गर्मियों में आम के दाम। ये सब पैसे और उसकी सप्लाई से जुड़ा है। ये सिर्फ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की बात नहीं है। ये तुम्हारी मम्मी की सब्जी की लिस्ट, तुम्हारे पापा की सैलरी और तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़े पैसों का खेल है। तो चलो इस खेल को और करीब से समझते हैं। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं मुख्य विषय वस्तु। एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे जैसे अजीत सर तुम्हें कहानी सुना रहे हैं। 1. कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा की अवधारणा और कार्य। पैसा वो चीज है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी जिससे हम चीजें खरीद और बेच सकते हैं। बच्चों, सोचो अगर पैसे नहीं होते तो क्या होता? तुम्हें एक पेन खरीदना है पर तुम्हारे पास सिर्फ किताबें हैं। अब तुम्हें एक ऐसे दुकानदार को ढूंढना पड़ेगा जिसे किताबें चाहिए और जो पेन बेचता हो। कितनी सिरदर्दी। पैसा इस झंझट को खत्म करता है। तुम पैसे दो और कुछ भी खरीदो। पैसा वो दोस्त है जो कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ता, जब तक कि तुम उसे खर्च न कर दो। मान लो तुम्हें अपने दोस्त से 500 रुपए उधार लेने हैं। तुम उसे कहते हो कि यार, अगली बार जब मैं मोमो खाऊंगा तो तुझे खिला दूंगा। ये तो वस्तु विनिमय हो गया। लेकिन अगर तुम उसे 500 रुपए का नोट देते हो तो वो उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। यही तो पैसे का जादू है। कार्य, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये खरीदने और बेचने का साधन है। उदाहरण, तुम दुकान पर गए और 50 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदा। तुमने दुकानदार को 50 रुपए दिए और चिप्स ले लिया। मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू। ये चीजों की कीमत को मापने का एक तरीका है। उदाहरण, एक शर्ट 500 रुपए की है और एक जीन्स 1000 रुपए की। इससे तुम्हें पता चलता है कि जीन्स शर्ट से दुगनी महंगी है। मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। तुम पैसे को भविष्य के लिए बचा सकते हो। उदाहरण, तुमने अपनी पॉकेट मनी से 200 रुपए बचाए ताकि तुम अगले महीने एक नई किताब खरीद सको। भविष्य के भुगतान का मानक, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। कर्ज या भविष्य के भुगतान के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण, तुमने बैंक से लोन लिया है और तुम हर महीने ईएमआई के रूप में पैसे वापस कर रहे हो। मुद्रा की आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है
कि एक निश्चित समय पर देश की अर्थव्यवस्था में कितने पैसे उपलब्ध हैं। बच्चों, कभी सोचा है कि यह पैसा आता कहां से है? क्या आरबीआई बस नोट छापता रहता है? अगर ऐसा होता तो हर कोई अमीर होता। मुद्रा की आपूर्ति सिर्फ नोट छापने से नहीं होती, इसमें बैंक भी एक बड़ा रोल निभाते हैं। पैसा छापना उतना आसान नहीं है जितना एग्जाम से एक रात पहले नोट्स बनाना। केंद्रीय बैंक मुद्रा यानी सेंट्रल बैंक मनी, ये वो पैसा है जो देश का केंद्रीय बैंक यानी हमारे देश में आरबीआई छापता है। इसमें करेंसी नोट और सिक्के शामिल होते हैं। उदाहरण, तुम्हारी जेब में पड़ा 500 का नोट आरबीआई ने ही छापा है। वाणिज्यिक बैंक और साख निर्माण, कॉमर्शियल बैंक्स एंड प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। असली जादू तो यहां होता है। वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी सिर्फ पैसे जमा नहीं करते बल्कि पैसा बनाते भी हैं। इसे कहते हैं साख निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन। मान लो तुम अजीत सर को 1,000 रुपए देते हो और कहते हो, सर ये लो जमा कर लो। अजीत सर, जो कि एक बैंक हैं, उस 1,000 रुपए में से कुछ हिस्सा, जैसे 100 रुपए, अपने पास रख लेते हैं। इसे आरक्षित अनुपात या रिजर्व रेशियो कहते हैं। और बचे हुए 900 रुपए किसी और को लोन पर दे देते हैं। वो 900 रुपए जिसे लोन मिला, वो उसे खर्च करता है और वो पैसा फिर किसी और बैंक में जमा हो जाता है। वो बैंक फिर उसमें से कुछ हिस्सा रखकर बाकी लोन दे देता है। ऐसे ही पैसा बार बार घूमता रहता है और हर बार नया पैसा बनता जाता है। बैंक में तुमने 10,000 रुपए जमा किए, बैंक ने उसमें से 10% यानी 1,000 रुपए अपने पास रखा और 9,000 रुपए किसी और को लोन दे दिया। वो 9,000 रुपए फिर किसी और के अकाउंट में जमा हुए और फिर बैंक ने उसका 10% रखकर बाकी लोन दे दिया। इस तरह से 10,000 रुपए से कई गुना ज्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में आ गया। मुद्रा गुणक ये बताता है कि बैंक में जमा हर एक रुपए से अर्थव्यवस्था में कुल कितना पैसा बन सकता है। फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, आवश्यक आरक्षित अनुपात। उदाहरण, अगर बैंक को 10% पैसा अपने पास रखना पड़ता है, यानी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 0.10, तो मुद्रा गुणक होगा 1/0.10 बराबर 10। इसका मतलब है कि बैंक में जमा हर एक रुपया 10 रुपए तक का पैसा बना सकता है। ये तो वही बात हो गई कि तुमने एक समोसा खाया और उससे 10 दोस्तों की भूख शांत हो गई। C. Concept of inflation, demand pull inflation, cost push inflation, stagflation। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब चीजों और सेवाओं की सामान्य कीमत का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और पैसे की क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की क्षमता घट जाती है। बच्चों, कभी ऐसा हुआ है कि पिछले साल जो चीज 100 रुपए की थी वो इस साल 120 की हो गई और तुम्हारे मम्मी पापा कहते होंगे, अरे यार महंगाई कितनी बढ़ गई है। यही तो महंगाई है जिसे इकोनॉमिक्स में हम मुद्रास्फीति कहते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो तुम उतने ही पैसों में कम चीजें खरीद पाते हो। महंगाई तो वो है जो तुम्हारी पॉकेट मनी को पॉकेट खाली कर देती है। मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में चीजों की मांग बहुत बढ़ जाती है लेकिन उनकी सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाती। बच्चों सोचो, कल अचानक खबर फैल जाए कि अजीत सर ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो 100% सक्सेस की गारंटी देता है। अब सब बच्चे उस कोर्स को खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। कोर्स की मांग इतनी बढ़ जाएगी कि अजीत सर को मजबूरन उसकी फीस बढ़ानी पड़ेगी। यही है मांग जनित मुद्रास्फीति। त्योहारों के मौसम में कपड़ों, मिठाइयों और गिफ्ट्स की मांग अचानक बढ़ जाती है। अगर सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाती तो दुकानदार दाम बढ़ा देते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब चीजों को बनाने की लागत बढ़ जाती है तो दुकानदार या कंपनी उस बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों से वसूलते हैं, जिससे दाम बढ़ जाते हैं। कहानी नुमा उदाहरण,
मान लो समोसे बनाने के लिए आलू, मैदा और तेल आता है। अब अचानक आलू के दाम बहुत बढ़ जाएं या तेल महंगा हो जाए। समोसे वाला क्या करेगा? वो समोसे के दाम बढ़ा देगा ताकि उसे नुकसान न हो। इसे ही लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। उदाहरण, पेट्रोल के दाम बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, जिससे हर चीज की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्ट होकर ही दुकान तक आती है। मंदी के साथ मुद्रास्फीति या स्टैगफ्लेशन, ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति होती है जब अर्थव्यवस्था में महंगाई भी होती है, इन्फ्लेशन, ग्रोथ कम होती है, स्टैग्नेशन, और बेरोजगारी भी ज्यादा होती है। उदाहरण, मान लो एक देश में कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और नए उद्योग नहीं लग रहे हैं। ये सब एक साथ होना बहुत बुरा होता है। ये वही बात हो गई कि एग्जाम भी आ गए हैं, पढ़ाई भी नहीं हुई है और मम्मी भी डांट रही हैं। केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई देश की बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। बच्चों, जैसे तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल होता है जो पूरे स्कूल को चलाता है और नियम बनाता है, वैसे ही देश के बैंकों का प्रिंसिपल होता है केंद्रीय बैंक। इसका काम सिर्फ नोट छापना नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को स्थिर रखना है। आरबीआई वो हेडमास्टर है जिसके एक इशारे पर सारे कमर्शियल बैंक सीधे खड़े हो जाते हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक, यहां दूसरे कमर्शियल बैंकों के लिए बैंक का काम करता है। जैसे कमर्शियल बैंक ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, वैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंकों से जमा स्वीकार करता है। उदाहरण, जब किसी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है। सरकार का बैंकर, बैंक टू गवर्नमेंट, यह सरकार के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण, सरकार के खातों का प्रबंधन करना, सरकार के लिए पैसे का लेन देन करना। मुद्रा जारी करने वाला, इशुअर ऑफ करेंसी, ये देश में करेंसी नोट और सिक्के जारी करता है। उदाहरण, तुम्हारी जेब में जितने भी नोट हैं वो आरबीआई द्वारा जारी किए गए हैं। साख नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। उदाहरण, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लोन को महंगा या सस्ता कर सकता है। साख नियंत्रण के तरीके, प्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल, इसमें आरबीआई सीधे बैंकों को निर्देश देता है। उदाहरण, आरबीआई किसी बैंक को सीधे कह सकता है कि आप इस सेक्टर को इतना ही लोन दे सकते हैं। अप्रत्यक्ष नियंत्रण, इनडायरेक्ट कंट्रोल, इसमें आरबीआई कुछ दरों में बदलाव करके बैंकों को प्रभावित करता है, जिससे वे खुद ही अपने लोन की नीतियों में बदलाव करते हैं। ये ज्यादा कॉमन है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण वो इशारा है जिसे बैंक खुद समझ जाते हैं और अपनी चाल बदल लेते हैं। नियंत्रण दरें, कंट्रोल रेट्स, नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, ये वो न्यूनतम प्रतिशत है जो कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक हिस्सा आरबीआई के पास नकद के रूप में रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर सीआरआर 4% है, तो अगर तुमने बैंक में 100 रुपए जमा किए तो बैंक को 4 रुपए आरबीआई के पास रखने होंगे और बाकी 96 रुपए वो लोन दे सकता है। अगर सीआरआर बढ़ जाए तो बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसे बचेंगे। वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो न्यूनतम प्रतिशत है जो कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक हिस्सा अपने पास नकद, सोना या सरकारी सिक्योरिटीज के रूप में रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर एसएलआर 18% है तो बैंक को अपनी जमाओं का 18% हिस्सा खुद के पास लिक्विड एसेट्स में रखना होगा। अगर एसएलआर बढ़ता है तो बैंकों के पास लोन देने के लिए फिर से कम पैसे बचेंगे। रेपो दर, ये वो दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अल्पकालिक शॉर्ट टर्म लोन देता है। उदाहरण के लिए, अगर रेपो रेट 6% है तो बैंक आरबीआई से 6% ब्याज पर लोन ले सकते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे तो बैंकों को लोन महंगा मिलेगा
और वे आगे ग्राहकों को भी महंगा लोन देंगे, जिससे बाजार में पैसे की सप्लाई कम होगी और महंगाई कंट्रोल होगी। बैंक दर, ये वो दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म लोन देता है। उदाहरण, ये रेपो रेट की तरह ही काम करता है, बस अवधि लंबी होती है। प्राइम लेंडिंग रेट, ये वो दर है जिस पर कमर्शियल बैंक अपने सबसे भरोसेमंद और बड़े ग्राहकों को लोन देते थे। आजकल इसकी जगह MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट का इस्तेमाल होता है। उदाहरण, ये एक तरह से बैंकों की बेस रेट होती थी जिससे नीचे वो आमतौर पर लोन नहीं देते थे। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। पैसा, ये सिर्फ कागज नहीं, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और संचय है। इसके बिना जिंदगी बहुत मुश्किल होती। मुद्रा की आपूर्ति, इसमें सिर्फ आरबीआई के नोट ही नहीं बल्कि बैंक द्वारा दिया गया लोन यानी क्रेडिट क्रिएशन भी शामिल होता है, जिससे मुद्रा गुणक बढ़ता है। मुद्रास्फीति, जब चीजों के दाम बढ़ते हैं और पैसे की वैल्यू घटती है। ये मांग बढ़ने या लागत बढ़ने से हो सकता है, और स्टैगफ्लेशन तो सबसे खतरनाक है। कमर्शियल बैंक, ये SBI, HDFC जैसे बैंक हैं जो जमा लेते हैं, लोन देते हैं और देश के वित्तीय विकास में मदद करते हैं। केंद्रीय बैंक, आरबीआई हमारा प्रिंसिपल है, जो बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक और मुद्रा जारी करने वाला है और साख को नियंत्रित करता है। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, आरबीआई CRR, SLR, रेपो रेट जैसी दरों से बाजार में पैसे की आवाजाही को कंट्रोल करता है ताकि इकोनॉमी स्थिर रहे। बच्चों, ये सब सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें दुनिया को समझने के लिए है। अब तुम समझ पाओगे कि क्यों सरकार महंगाई कंट्रोल करने के लिए कदम उठाती है, क्यों कभी-कभी बैंक लोन सस्ता कर देते हैं और कभी महंगा, और कैसे तुम्हारी सेविंग की वैल्यू समय के साथ बदल सकती है। इकोनॉमिक्स सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये हमारी जिंदगी का खेल है। तो इसे स्मार्टली पढ़ो, समझो और अपनी जिंदगी में लागू करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही और मजेदार पढ़ाई वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।